हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। चलिए चलते चलते हम एक और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को निपटा देते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे इसको लेकर के कि सर एक बार फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लाया जाए, क्योंकि तैयारी तो एकदम मस्त हो चुकी है और भाई इसके लिए हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया और कहीं ना कहीं आपने भी खूब मेहनत किया और साथ दिया। यही भाई नतीजा इसी का है कि तैयारी एकदम लाजवाब हो चुकी है। बस आपको कल के पेपर में भैया फोड़ना है बढ़िया से, इतना याद रखना। चलिए बच्चों देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि एक बार और पेपर का पैटर्न थोड़ा बता दीजिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर हम एक बार फिर से बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को आज लेकर हाजिर हुए हैं। आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है भैया पूरे 70 नंबर का। बेनिफिट आपका बायोलॉजी वालों का यही हो जाता है कि भैया 70 नंबर का पेपर होगा तो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल ही रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सेट नंबर रहने वाला है। पृष्ठ की संख्या यहां देगा, आपको अपना भाई अनुक्रमांक बोले तो रोल नंबर यहां फिल करना है और नाम यहां लिख देना है। ठीक है, तो 2025 के लिए ये बायोलॉजी का एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर क्या है भैया, ये आधारित पेपर है। क्योंकि अभी जो प्रयागराज वाले स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए तो भैया ये पहला पेपर होगा, क्योंकि हिंदी का तो हुआ नहीं, वो पेपर टल ही गया था। तो भैया गलती नहीं करना है बच्चों, ठीक है, गलती कुछ भी नहीं करना है भैया। आपका देखिए अगर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा इसको ढंग से पढ़ लेना है बच्चों। यहां पर गलती नहीं करना भैया कि जो आपको दिया है इंस्ट्रक्शन पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर को भैया प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ताकि इसलिए भाई ये कहा जाता है ताकि बच्चों 15 मिनट आप पेपर पर पहले बिताइए। उससे भैया होगा क्या कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि शुरू में होता है हर किसी के अंदर थोड़ा बेचैनी सी होती है, जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा उलझते हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। जब पूरा पेपर आप देख लेंगे उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन अगर ऐसे दिखें जो लगेगा कि हाँ आ रहे हैं, तब तो आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि मुझे पूरा पेपर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको 15 मिनट टाइम बिताना है भैया, पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भैया सभी प्रश्न अनिवार्य है, उनके सामने अंक दिया रहेगा। जहां इसके बाद ये जैसे लिखना होगा आंसर, जहां आवश्यक हो, ये कहां रासायनिक समीकरण आ गया, ये केमिस्ट्री का है, जहां आवश्यक हो वहां बोलेगा भैया आपको चित्र भी बना देना है, यहां जहां जरूरत हो आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बबुआ आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा भैया पहला क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं कौन हैं? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? सर जगदीश चंद्र बोस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, तीसरा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चौथा बीरबल साहनी। तो भैया तीसरा विकल्प भी एकदम छट गया। अब इन दोनों में कौन सा होगा आपको डिसाइड करना है। तो भैया साहनी जी भी नहीं है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी क्या है भैया, ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ, अगला क्वेश्चन आपका है कि वंशागति की इकाई क्या होती है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। वंशागत की इकाई क्या होती है? विकल्प आपका है गुणसूत्र या जीन प्ररूप या जीनोटाइप, तीसरा भैया लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, या फिर चौथा जीन अकेले। ठीक, तो भैया वंशागत की इस इकाई किसे माना जाता है? जीन। जीन को ही क्या है, वंशागत की इकाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका तीसरा गा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कह रहा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग है जो भैया वायरस के द्वारा नहीं होता है? पहला पोलियो, दूसरा भैया चेचक, तीसरा है बच्चों एड्स, चौथा है टीबी।
तो बात कर ले भैया, जो पोलियो है वो भी वायरस के द्वारा यानी विषाणु जनित है। अगला है चेचक, ये भी विषाणु जनित है। एड्स ये भी विषाणु जनित है। बट बच्चों अगर हम बात करें टीबी, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक ये क्या है, बैक्टीरिया जनित है यानी जीवाणु जनित रोग है। ठीक, तो टीबी हो जाएगा आपका, ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय विज्ञान है, या फिर यूं कह लें पारिस्थितिक तंत्र के जनक, भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है? तो बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार या फिर के सी मेहता, कौन है बच्चों? तो यहां पर हो जाएगा आर मिश्रा। याद रखना भैया, रामदेव मिश्रा, बाबा रामदेव से याद रखना, रामदेव मिश्रा जी हैं। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा, आर मिश्रा। ठीक, तो इस तरीके से आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न बायोलॉजी में पूछे जाएंगे और चारों करने लायक होंगे। बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं भैया, आपको ज्यादा उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे बबुआ। अगला क्वेश्चन है भैया कि मतलब दूसरा नंबर। अब प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों यहां 1 नंबर वाला होगा और टोटल 5 नंबर होगा अति लघुत्तरी प्रश्न में। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न में कह रहा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो भैया कौन सा डीएनए अणु है, क्या करता है कि जो मतलब कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? तो वो होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंधन कौन सा भैया? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक, ये तोड़ने का काम करता है, जबकि लाइगेज जो होता है जोड़ने का कार्य करता है। ठीक और इसी को अगर पूछ लिया जाए कि किसे कहते हैं आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी, तो इसी को आणविक कैंची या इसी को भैया रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता कभी कभार कि रासायनिक चाकू किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइलेरिया रोग के कारक और वाहक के जंतु वैज्ञानिक का नाम। तो भैया देखिए फाइलेरिया रोग का कारक क्या है? तो भैया कारक की बात कर लें, कारक तो ये होता है वुचुरेरिया बैंक्रोफटाई या बैंक्रोफ्टी। ठीक, कहीं कहीं बैंक्रोफ्टी लिखा होता है, कहीं कहीं बैंक्रो क्या लिखा होता है, कहीं कहीं होता है भैया बैंक्रोफ्टी या कहीं कहीं बैंक्रो फटाई, कहीं कहीं बैंक्रो फटाई लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है बैंक्रोफ्टी। ठीक, बैंक्रोफ्टी, बुचुरेरिया बैंक्रोफ्टी या बैंक्रो फटाई, कहीं 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 आधा का करके लिखा होता है। और उसके बाद भैया कह रहा है कि यहां पे जंतु कौन सा होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स होता है भैया। क्या आज गलती कितना हो रही है, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है, याद रखना ये जंतु होता है, बाकी कारक बुचुरेरिया बैंक्रो फटाई ये होता है क्रीम। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया कि चरघातांकी वृद्धि का समीकरण लिखना है। चरघातांकी वृद्धि का समीकरण क्या होता है? ठीक है, देखिए तो ये समीकरण होता है बच्चों एन टी बराबर एन नॉट या एन जीरो, या ठीक इसको एन नॉट पढ़ेंगे और उसके बाद ई के पावर आर टी। ठीक, यही हो जाता है भैया चरघातांकी वृद्धि। और अगर हम इसमें देखें तो जो सिंबल है उनका अगर मतलब जाने तो भैया एन टी क्या होता है? टी समय पर क्या है? तो ये जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व। अब उसके बाद ये एन नॉट क्या है? तो भैया शून्य समय पर जनसंख्या घनत्व है।
ठीक है भैया। और उसके बाद आर क्या है, दर है, टी क्या है, समय है। ठीक, ये सारी चीजें आई बात समझ में भैया, तो ये हो जाता है, याद रखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। अब देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन है भैया, तो इसको 1 नंबर के हिसाब से, 1 मिनट भैया, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों उसी हिसाब से लिखना है, दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन। अब देखिए भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, यहां पर भ्रूण कोश में होता क्या है भैया, 2 बार निषेचन होता है ना, तो 2 बार निषेचन होने की प्रक्रिया जो होती है, उसी को की जो प्रक्रिया होती है वही दोहरा निषेचन कहलाता है। अगला है भैया पारजीनी जंतु क्या है, तो ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जंतु कहते हैं ऐसे जंतु जिनके जीन में हेर फेर करके, ऐसे जंतु जिनके भैया क्या होता है, जीन में हेर फेर करके अतिरिक्त जीन प्रवेश कराया जाता है, अतिरिक्त जीन प्रवेश कराया जाता है। तो उस जीव को क्या कहते हैं भैया, ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जंतु कहते हैं। जैसे बताया है ना, डॉली भेड़ हो गई, कागा गाय हो गई, मीरा बकरी हो गई, ये पारजेनी जंतु में आते हैं। तो ये भैया आपका मतलब अति लघुत्तरी प्रश्न, तो यहां से अति लघुत्तरी 5 प्रश्न आएंगे। तो भैया 5, 4, 9 बहुविकल्पी और मिलाकर के 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपके भैया 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ जाएगा लघु उत्तरी पार्ट 1। अब लघु उत्तरी के सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे। कार्पस ल्यूटियम क्या है, टिप्पणी लिखना है। अब देखिए कार्पस ल्यूटियम की बात करें तो भैया अंडाशय से अंडाणु रिलीज होने के बाद ये बनता है। अंडाशय से अंडाणु बनने के बाद यह बनता है। यानी अंडाशय से अंडाणु बनने से मतलब है कि अंडाणु जब रिलीज होता है तब ये बनता है। और यह क्या करता है भैया, यह भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित होने में सहारा देता है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम ये सहारा देता है। और ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, माहवारी प्रक्रिया के भी चरणों को समझने के लिए क्या है भैया, ये मतलब उपयोगी होता है। ठीक, ये कार्पस ल्यूटियम। अगला है कि भैया निभागीय निषेचन का नामांकित चित्र बनाना है। जो आपने पढ़ा है बीजांड वाला स्ट्रक्चर है, उसके बाद मतलब निषेचन की प्रक्रिया को एक चित्र के द्वारा समझा देना है। अगला क्वेश्चन भैया कि प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि पर भैया आपको स्पष्ट कर देना है। देखिए प्रतिरक्षा क्या होती है, तो भैया क्या होता है, हमने बताया ना कि शरीर की कोशिकाओं द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं, ठीक, यानी शरीर की कोशिकाओं द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है भैया, प्रतिरक्षा कहलाता है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, तो देखिए प्रतिरक्षा 2 प्रकार का, एक भाई उपार्जित और एक जन्मजात, सक्रिय और निष्क्रिय भी होता है। तो लेकिन यहां जन्मजात प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है, जैसे लार हो गया, त्वचा हो गया, WBC हो गया,
ये भैया जन्मजात प्रतिरक्षा। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा भैया, उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के बाद हमारे शरीर को प्रदान की जाती है वो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, यानी जो जन्म के बाद हमारे शरीर में अर्जित होती है। जैसे भैया टीका, ये प्रतिरक्षा क्या है भैया, जन्म के बाद हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। अब जो टीका, किसी भी चीज का टीका, तो ये टीका करता क्या है, हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है भैया, एंटीबॉडी, एक प्रतिरक्षा ही बनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में भैया भेद लिखना है, बोले तो अंतर लिखना है। अब अंतर वाली वीडियो देख लेना बच्चों, उसमें आपके भैया कम से कम 10 से 12 जो अंतर बताए हैं उसमें ये बताया गया है। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्री डीएनए, डीएनए आरएनए में अंतर, परागण निषेचन में अंतर, उसके बाद भाई आपका अगर हम बात कर लें स्वपरागण पर परागण में अंतर, उपार्जित प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, और इसी तरह से मतलब जितने अंतर वाले क्वेश्चन हैं सब उसमें बताए गए हैं, तो देख लेना भैया। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन में अंतर, तो अंतर वाली वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई टर्नर सिंड्रोम क्या है। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये एकल सूत्रता एक बीमारी है। ठीक है, अगर हम टर्नर सिंड्रोम बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n-1 या फिर भैया ऐसे 44 प्लस x और एक ओ लिख दें यानी एक कम, या फिर भैया गुणसूत्रों की संख्या 45 यानी एक गुणसूत्र क्या होता है भैया, कम हो जाता है। तो आप इनमें से कोई भी लिख दें कि जब गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 45 हो जाए, या भैया 2n-1 हो जाए, या 44 प्लस एक्स ओ हो जाए। ठीक, यहाँ ओ से संबंधित ये जीरो समझो बता रहा है, यानी एक रिक्त को बता रहा है, तब इस विकार को, इस दोष को या इस रोग को क्या कहा जाता है, इस रोग को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी व्यक्ति का कद छोटा हो जाता है, जननांग अल्प विकसित होता है, और महिलाओं में इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, या यूं कह लें इस रोग से पीड़ित चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री वो नपुंसक होते हैं। ठीक है, यानी जननांग अल्प विकसित होते हैं। अगला अब क्वेश्चन नंबर भैया आपका जो 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5 होगा और 6 बार बार बता चुके हैं, ये लघु उत्तरी पार्ट 2 का होगा, और यहां से हर एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला होगा। अब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, तो भैया 4 क्वेश्चन इसमें इस तरह से आपके 4, 4, 8, 4, 12 क्वेश्चन 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे। जैसे भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं या कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्यों जिनमें यह उपस्थित है के लक्षण लिखना है। अब देखिए भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लें, इसमें भी जब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति में गुणसूत्र क्या होता है 46 के बजाय इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। ठीक है, या 48 भी हो जाता है, या फिर कह लें गुणसूत्रों की कभी कभार पूछ लेता है संख्या कितनी होती है, तो इसमें हो जाता है 44 प्लस एक, जैसे x है और जैसे एक भाई क्या है y है, तो एक x एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक y ऐसे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 44 प्लस जैसे x है तो एक x और हो जाएगा, तो ऐसे। ठीक है, कभी कभार ये 2 आ जाता है तो और भी बढ़ जाता है, यानी मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने के कारण होती है। ठीक है, और इस विकार से अगर हम बात करें जो पीड़ित व्यक्ति हैं, ये जो होता है इस विकार से पीड़ित व्यक्ति में लड़कियों वाले लक्षण आ जाते हैं। उसका कारण ये है भैया कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है। एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है भैया, अतिरिक्त हो जाता है। एक्स गुणसूत्र एक अतिरिक्त आ जाता है। देखिए जैसे भाई एक्स वाई है तो एक एक्स अतिरिक्त, इसमें एक्स एक्स है तो एक एक्स अतिरिक्त। यही कारण है कि इस रोग से पीड़ित पुरुषों में लड़कियों वाले लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसी के कारण लड़की वाले लक्षण आ जाएंगे। जैसे भाई पुरुषों में स्तन का विकास हो जाएगा। ठीक है, त्वचा जो होती है एकदम चिकनी हो जाती है, त्वचा पे बाल नहीं होते हैं। इस तरह से दाढ़ी मूछ की बात करें ना के बराबर होते हैं, यानी आते ही नहीं समझो। तो ऐसे भाई क्या होते हैं, लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जननांग क्या होते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं, या यूं कह लें इस रोग से जो
पीड़ित पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं। तो ये सब क्या है भैया, इनके लक्षण हो जाएंगे बबुआ। आई बात समझ में भैया। अगला है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बताया, अब भी थोड़ा वक्त है, एक बार 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला देख लेना भैया, क्योंकि पूरा का पूरा आपके, अगर आपने भैया 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाला ये जो वीडियो है देख लिया, मिला करके भैया ये सब लगभग 5 से 6 घंटे की वीडियो होगी। अब इनको अगर देख लिया तो हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं भैया आपके 55 से 60 नंबर के क्वेश्चन 70 में से बन जाएंगे। और क्या चाहिए, अगर आपको 3 वीडियो से 55 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक, इतना बात करें हम तो और भी आ सकता है, जरूरी नहीं इतना, क्योंकि 1 नंबर वाली भी वीडियो है, इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा बहुविकल्पी इधर उधर होगा, तो आपके भैया 60 से 65 नंबर तक भी आ सकते हैं, इतना हमको भैया पूरा विश्वास है, बस आपको तैयारी करना है। अब मानव जीनोम परियोजना, तो भैया इसको महापरियोजना कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी परियोजना होती है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के जीनोम में जो क्षार का अनुक्रम होता है उसके बारे में सही से जानकारी पता लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें बात करें तो प्रति क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगभग 3 अमेरिकी डॉलर खर्च आता है। टोटल के लिए 9 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। और ये इतनी बड़ी परियोजना है, याद आया कुछ ना, कि भैया अगर किताब लिखने लगो तो लगभग 3000 से ज़्यादा किताबें छप जाएंगी। और इसके बारे में भाई अगर कोई वैज्ञानिक मिलकर सही ना नॉलेज ले रहे हैं तो लगभग 10 से 12 साल का समय भी लग सकता है। तो ये परियोजना होती है जीनोम परियोजना, ठीक। अगला है भैया कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। जैव उर्वरक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार बता चुके होंगे। जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या होता है भैया, तो जैव उर्वरक एक प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में अर्थात मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को भरपूर मेंटेन किए रहते हैं, ठीक, या यूं कह लें कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं और भैया ये फसलों में उपज को बढ़ा देते हैं। अब इनका कृषि में इनका महत्व क्या है, महत्व ये है कि ये क्या होते हैं भैया, पौधों के लिए हानिकारक और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक बिल्कुल नहीं होते हैं। इनका भाई अगर हम बात करें रासायनिक उर्वरक से तुलना करें तो रासायनिक उर्वरक की तुलना में ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। रासायनिक उर्वरक की उर्वरक जो होता है, यानी जो रासायनिक खाद होती है, उसकी तुलना में ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। और इनका भैया हमने बताया नहीं कि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये इनका क्या हो जाएगा बच्चों, महत्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। और कह रहा है कि वर्णन की आवश्यकता नहीं है, तो वर्णन नहीं करना है, ठीक। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का आपको क्या है भैया, क्या एक चित्र बना देना है। अभी फिगर वाली भी वीडियो इसके बाद अपलोड हो जाएगी, एक बार देख लेना, ठीक। अब उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है आपके, 5वें में भैया इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन बबुआ, ये भी 3 नंबर का सारे क्वेश्चन होंगे, बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर एक बड़े से पात्र या हौज, हमने बताया ना, बड़े से पात्र के समान होता है, जिसमें प्लांट सेल्स, ह्यूमन सेल्स या अन्य जीव का संवर्धन करके उन्हें कच्चे माल के रूप में भैया क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, फिर उससे कोई उत्पाद तैयार करते हैं, ठीक है। ये होता है बायोरिएक्टर में, ठीक, बायोरिएक्टर में। और हम बात कर लें तो बायोरिएक्टर सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर विडोलक हौज होता है। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिकित्सीय गर्भ समापन पर टिप्पणी लिखने। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है, तो गर्भ को तैयार होने से पहले, जिसको भैया अगर हम बात कर लें MTP कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है, सगर्भता होती है, उसको भ्रूण, मतलब जो भ्रूण होता है, भ्रूण को परिपक्व होने से पहले ही गर्भ में मार देना, मतलब नष्ट कर देना, या गर्भ को मतलब क्या कर देना, बाहर मतलब गिरा देना, जिसको कहते हैं अबॉर्शन, जिसको बोलते हैं भैया, वो प्रक्रिया होती है MTP। क्या होती है, MTP। और ये प्रक्रिया प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह तक कह सकते हैं भाई के लिए ही, मतलब उपयोग यूं कह सकते हैं कि तभी तक सही होती है, उसके बाद ये नहीं करवाया जा सकता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद भ्रूण परिपक्व हो जाएगा, फिर उसका भाई वो मेडिकली फिर आप वो चीज करवा ही नहीं सकते हो। वैसे ये गैर कानूनी है, लेकिन कुछ केसेस में ये करवाया जा सकता है, जैसे कोई जन्मजात रोग हो, जैसे बच्चे में कोई जन्मजात रोग हो, तब ये करवा सकते हैं। ठीक, अब दूसरा, क्योंकि भैया ये गैर कानूनी है, लिंग परीक्षण भी होता है, पता चल जाता है, तो गैर कानूनी है। आज के टाइम में सबको लड़का चाहिए, ताकि वंश का आगे भाई नाम क्या है, वंश को आगे बढ़ा सके, इसीलिए सबको लड़का चाहिए। तो क्या होते हैं कि लड़की को गर्भ में मार देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल जाता है, इसीलिए ये गैर कानूनी है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं कि जब ये कराना आवश्यक हो जाता है, तब ये गैर कानूनी नहीं माना जाता, जैसे जन्मजात कोई रोग हो। दूसरा जैसे भाई क्या हो कि जैसे माँ या बच्चे के जान को खतरा हो, माँ या बच्चे के जान को खतरा हो। डॉक्टर साहब बोलते हैं, नहीं है, मूवी भी देखा होगा आपने भाई, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भैया किसी एक को ही जिंदा किया जा सकता है। ठीक, ये चीज को खतरा हो। या फिर भैया जैसे बलात्कार की उस स्थिति में, बलात्कार की स्थिति में बलात्कार की स्थिति में जैसे गर्भधारण हो गया हो, क्योंकि भैया समाज फिर उस बच्चे को उस निगाह से थोड़ी ना देखेगा, ना तो उसके भैया पिता का कोई पता सता नहीं होगा, ना उसका कोई परिवार, तो इस तरह से उसको, तो ऐसे केसेस में जो होता है उसको भी। या फिर कोई गर्भ निरोधक गोली विफल हो गई हो, गर्भ निरोधक गोली के विफल होने में, जैसे किसी भी दंपति को, पति पत्नी को संतान नहीं चाहिए, उन्होंने गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग किया था, उसके बाद भी उस गोली का कोई काम ना हो, अर्थात वो गोली काम ही ना करे और अनचाहा गर्भ हो जाए, जिसको वो चाहते भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी मेडिकली करवाया जा सकता है। ठीक, अगला है भैया डीएनए अंगुली छापी, यहां लिखा है अंगुली छाप होता है पर टिप्पणी लिखना है। अब डीएनए अंगुली छाप क्या होता है? तो डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको कहते हैं, एक ऐसी तकनीक है, ठीक है, कि जिसके द्वारा किसी भी भाई क्या होता है, खूनी, बलात्कारी या फिर पैतृत्व यानी माता पिता या फिर उनके बच्चे की पहचान की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति के लार, वीर, योनिद्रव, त्वचा, खून आदि के टुकड़ों से क्या है डीएनए कलेक्ट किया जाता है। फिर उस डीएनए को क्या करते हैं, लैब में जाकर के उनमें असामान्यता को मिलाया जाता है। फिर उसके बाद जिस पर शक हो उसी के डीएनए को मैच कराते हैं। इस तरह से इसमें क्या है भाई, दोषी की पहचान होती है। ठीक है, इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिबंधन एंजाइम्स पर टिप्पणी लिखिए। अब प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? तो भैया प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं? ऐसे एंजाइम जो डीएनए खंड को क्या करते हैं भैया, काटने का कार्य करते हैं। डीएनए खंड को काटने का कार्य करते हैं। और जिस भाग से जैसे डीएनए ये है तो इनको भैया एक विशेष स्थान से काटने का कार्य करते हैं। और भैया यहां पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि जिस स्थान से काटते हैं उसको पैलिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, और इसी को बताया ना, इसके पहले भी बताया, प्रतिबंधन एंजाइम को ही मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया अगला क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ घा तक हो गया। अब छठवें में भी भैया आपके 4 क्वेश्चन होंगे। यहां भी कितने? तो 4 क्वेश्चन होंगे। जैसे 6 का पहला है का खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करिए। अब खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित वह श्रृंखला जिसमें एक जीव, या फिर कह रहे हैं जब पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो दूसरे जीव को भी किसी अन्य जीव के द्वारा खाया जाता है। इससे क्या होती है, जीवों के बीच में एक मतलब क्या है, खाद्य मतलब जीवों के बीच में एक चैन अर्थात एक श्रृंखला बनती चली जाती है, जिसे क्या कहते हैं भैया, फूड चैन कहते हैं।
यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे भैया हमको पता है, जैसे अभी क्या है, कोई भी घास फूस है, अब घास फूस को कौन खाएगा, तो टिड्डा खाएगा। अब टिड्डा को कौन खाएगा, तो टिड्डा को भैया खाने का कार्य कौन, जैसे मान लेते हैं मेढक खा रहा है। अब मेढक का भाई निवाला, भाई मेढक किसका निवाला बन रहा है, सर्प। सर्प किसका बन रहा है, तो जो गिद्ध वगैरह है इसका निवाला। अब गिद्ध कैसे, जैसे भैया बाघ या शेर वगैरह का, ठीक है, इनका निवाला बन जा रहा है। तो इससे देखिए एक फूड चेन बन रही है, ठीक। इनका भाई इनको ये खा रहा है, इसको भी किसी अन्य जीवों द्वारा खाया जा रहा है, तो इसको भी किसी अन्य जीव द्वारा खाया जा रहा है। प्रत्येक भाई जीव एक दूसरे से संबंधित है, इससे एक चैन बन रही जिसको फूड चेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। तो भैया जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य में याद आया कुछ क्या, मानव स्वास्थ्य के रूप में, तो मानव इंसुलिन, मानव इंसुलिन के बारे में लिख दो बॉस, और कुछ नहीं। मानव इंसुलिन क्या होता है हमने बताया है कि भैया सर्वप्रथम अगर हम बात कर लें तो इंसुलिन क्या है, तो ये लघु प्रोटीन हार्मोन्स है। तो ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स है हमारे शरीर में अग्न्याशय में जो होती हैं बीटा कोशिकाएं, उन्हीं में भैया लैंगरहैंस की दूपिकाएं होती हैं, वहीं से स्रावित होता है। और ये जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यही जब अल्प स्रावित होता है तो व्यक्तियों में डायबिटीज कह लें या शुगर कह लें या मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो इस कमी को दूर करने के लिए भाई बहुत समय पहले भाई गाय और सूअर के, भाई गाय और सूअर से इस इंसुलिन को प्राप्त किया जाता था लेकिन बहुत सारे लोगों में इससे क्या है, एलर्जी वगैरह भी होने लगती थी, ठीक, कुछ साइड इफेक्ट भी होने लगते थे, जिससे द्वारा भैया क्या है, फिर ई कोलाई जीवाणु के द्वारा इसे तैयार किया गया, ठीक। तो ये होता है मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में भैया एक जो अनुप्रयोग, तो इसको लिख देना है बस पूरा। अगला है भैया परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। परभक्षी क्या होता है भैया, परभक्षी किसे कहते हैं, परभक्षी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है। अब जो जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है वो क्या है, परभक्षी कहलाता है। और जिसको खाया जाता है यानी जिस जीव को खाता है वो जीव भक्ष्य कहलाता है, ठीक है। तो ये परभक्षी हो। अगला है भैया प्लाज्मिड क्या है, तो प्रमुख जो डीएनए होता है, प्रमुख गुणसूत्र के डीएनए से अलग ये एक डीएनए होता है। ये आकार में प्रमुख डीएनए से छोटा होता है, इसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, ये आनुवंशागत होते हैं। और उसके बाद हमने बताया ना प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। और सबसे द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो होता है वो होता है PBR 322। ये टिप्पणी लिखवाया है, इसके लक्षण मतलब उपयोग भी लिखवाया है, इसके महत्व भी लिखवाया है, ठीक है। तो ये भैया हमने 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें बताया है, इसीलिए बोल रहे हैं भैया सारी वीडियो एक बार 2-3 वीडियो है, आप लास्ट टाइम एक बार थोड़ा कष्ट दीजिए अपने आप को, लिख लीजिए, मतलब देख लीजिए, है ना, लिखने की क्या जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, आपका सारे क्वेश्चन यहां से अब 5 नंबर वाले शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई। अब देखिए भैया जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा यहां से लॉन्ग होगा और अथवा में करके आएगा। समष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों को लिखिए। आ गया ना क्वेश्चन, बोला था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि समष्टि क्या होता है। किसी भी स्थान पे, ठीक, जो मतलब एक ही जाति के समूहों का, मतलब एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है उसी को समष्टि कहते हैं। अंग्रेजी में पॉपुलेशन बोले तो आबादी, ठीक। अब समष्टि के लक्षण क्या है भैया, तो इसमें अच्छे से बताया है लॉन्ग वाले में, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बताया है, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, याद आया कुछ, यही तो पूरा समष्टि क्या होता है, लिंगानुपात, ठीक। तो ये सब के मतलब जन्म दर, मृत्यु दर और उसके बाद जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात सब कुछ बताया है। तो ये सब इसके लक्षण ही तो हैं। अथवा में दिया है कि बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बायोगैस को भी बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देख लेना, पूरा फिगर सहित समझाया है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं भैया बाहर से देगा कहां,
इतना कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं कि आएगा कहां से अब तो बस आपको फोड़ना है। 8वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है? मानव में युग्मनज से अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलयन होने तक भ्रूण के विकास का पूरा स्टेप लिख देना है। यानी जो अपरा है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, टिप्पणी वाले में बताया है, हालांकि इसको थोड़ा और डिटेल्स में लिख देना है, ठीक है। यानी यहां पर प्रत्यक्ष परिवर्धन पूछ रहा है, यानी भ्रूणी परिवर्धन क्या है, यानी भ्रूण के परिवर्धन का पूरा स्टेप क्या होता है। मतलब प्रथम माह क्या बनता है, द्वितीय माह 2 से 3 माह में क्या बनता है, 4 माह में, 5 से 6 माह, 7 माह, 8 माह और 9 माह तक, मतलब शिशु में या भ्रूण में किस अंग का, जैसे भाई पहले हार्ट बनता है, ठीक, उसके बाद पूरे शरीर का ढांचा तैयार होता है, फिर जैसे बाल वगैरह हैं, अंगुलियां वगैरह, धीरे धीरे मतलब हर एक भाई महीने में कुछ ना कुछ पूरी तरह विकसित होता है। तो वही पूरा स्टेप लिख देना है। अथवा में दिया पर परागण क्या है, इसके लाभों तथा हानियों का वर्णन करना। भाई पर परागण क्या है, जब किसी एक पुष्प के परागकण भाई क्या होते, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, पर परागण। अब पर परागण के लाभ ये है कि भैया इससे द्वारा, अब ध्यान समझना, पर परागण के लाभ में ये है कि पर परागण से भाई जो पौधे तैयार होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। दूसरा, क्योंकि सुनना है बस और कुछ नहीं, दूसरा पॉइंट भैया कि पर परागण में क्या होता है, इनमें जो पौधे होते हैं अत्यधिक वो मतलब मजबूत होते हैं, ये यूं कह लें कि मतलब तगड़े होते हैं, ठीक है, मजबूत हम कह सकते हैं। तीसरा इसका लाभ ये है कि इनमें क्या होता है भैया कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक, तो बहुत है। अब उसके बाद हानियां क्या है, तो भैया हानि ये है पर परागण में कि पर परागण के लिए भैया पौधों को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे भैया कीट द्वारा, ठीक है ना, तो उसके बाद जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, तो पौधों को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा है कि भैया परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए भाई रास्ते में बहुत सारे परागकण गिर जाते हैं, तो परागकण अधिक खर्चे होते हैं। अब भैया उस अगला एक हानि ये है कि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भाई बनाए रखने के लिए इनको पुष्प को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक, जिसके लिए भैया ज्यादा से ज्यादा इनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो ये हानि हो गया। तो ऐसी हानियां भी हो गई, ठीक है। तो अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं भैया, आपका 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आनुवांशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम लिखिए। अब देखिए ये चीज 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मेंडल के सारे नियम को बताया है, ठीक है, मेंडल के सभी नियम को हमने बताया है, अगर आपको याद हो तो भैया सब का सब नियम बताया गया है। पहला जैसे एक होता है, इसमें देखिए अपूर्ण प्रभाविता, अपवाद भी बताए हैं, अपूर्ण प्रभाविता ये अपवाद होता है, अपूर्ण प्रभाविता है, सह प्रभाविता है, बहु प्रभाविता है, अपवाद में है। बाकी बच्चों प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, इसके लिए भैया हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वंशागत का आणविक आधार, ठीक है, उससे पहले जो भाई चौथा चैप्टर जो मेंडल वाला है, ठीक, चौथा या 5वां है, जो एक बार मेंडल वाला है भैया, वो चैप्टर एक बार लास्ट टाइम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मेंडल वाला चैप्टर क्या लिख रहे हैं भाई, जो मेंडल वाला है ग्रेगर जॉन मेंडल का, वो एक बार जरूर देख लेना हमारे कहने पर, क्योंकि भैया जो चौथा और 5वां चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, और इनको एक बार जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि इसमें जितने अपवाद हैं वो भी बताए गए हैं। और यहां से बच्चों आपका या तो लॉन्ग में 5 नंबर में एक क्वेश्चन बनेगा, या तो भैया टिप्पणी में तो श्योर है डेफिनेटली 3 नंबर का। अथवा में देखिए, अथवा में एक क्वेश्चन दिया है भैया डीएनए पैकेजिंग क्या है, इसका महत्व समझाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बायोलॉजी का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक में। अब जाकर के आपको एग्जाम में बस झंडा गाड़ देना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठंडे दिमाग से काम करना है और पूरा का पूरा फोड़ के आना है। इसके लिए ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।